अब हम देखेंगे विनायक दामोदर सावरकर के बारे में। यह इन्हें वीडी सावरकर के नाम से या फिर इन्हें वीर सावरकर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम एक इतिहास को एक कड़ी के माध्यम से देख रहे हैं और कक्षा 12 की जो सीरीज चल रही है उस सीरीज के अंदर ही हमें नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं। तो सावरकर का जन्म 28 मई 1883 में भागोर महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए पूना के फर्ग्यूसन कॉलेज में प्रवेश लिया और यहीं से इनके जीवन में क्या आ गया, बदलाव आ गया। यह पूना की जो फर्ग्यूसन कॉलेज है, इस कॉलेज के बारे में आपको बताना है कि इस कॉलेज की स्थापना किसने की थी। इन्हीं दिनों ये महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक के संपर्क में आ गए थे और इन्हें जो राजनीति में लाने या कह सकते हैं इन्हें जो आज़ादी के पथ पर या देशभक्ति के रास्ते पर लाने का जो श्रेय है वो किसको जाता है, बाल गंगाधर तिलक को ही जाता है और वहीं से ये राष्ट्रभक्ति के रास्ते पर चल पड़ते हैं। 1901 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की, उस समय भारत का ऊपर इंग्लैंड का शासन था, इस कारण इससे हमारी भी महारानी कही जाती थी कि मृत्यु पर आयोजित शोक सभा, यानी जो मृत्यु होती है तो मृत्यु के पीछे जो शोक सभा का आयोजन किया जाता है उसका इन्होंने क्या किया था, विरोध किया। यानी प्रारंभ से ही इनके अंदर देशभक्ति की भावना थी और इन भावनाओं की अभिव्यक्ति उनके द्वारा किए गए कार्यों से भी होती है। इसके बाद में जब वहाँ के महारानी विक्टोरिया की मृत्यु के बाद जब वहाँ के शासक एडवर्ड सप्तम वहाँ के जो शासक बनते हैं, यानी उनका क्या हुआ था, राज्याभिषेक, यानी वो गद्दी के ऊपर बैठते हैं तो उनके बैठने के बाद उनके राज्याभिषेक का जो उत्सव मनाया गया था उन्हें वीर सावरकर ने गुलामी का उत्सव की संज्ञा दी तथा इस उत्सव को देश और जाति के प्रति विद्रोह का और भारतीयों से इसे नहीं मनाने को कहा और इसका क्या किया, इन्होंने विरोध किया। हालांकि बाद में वो क्या हुआ, यहाँ से तब तक वो भारत में थे लेकिन बाद में वो अध्ययन करने के लिए कहाँ चले गए, लंदन, जहाँ पर वो श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले और उनके इंडिया हाउस ने उनके लिए क्या की थी, छात्रवृत्ति आदि की व्यवस्था की थी और वहाँ जाकर के उन्होंने अध्ययन किया और यहीं से उनके जीवन के अंदर क्रांतिकारी परिवर्तन आए। 1906 ईस्वी में सावरकर लंदन चले गए। लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा को किस नाम से जाना जाता है, इससे पहले का पार्ट आपने अच्छी तरीके देखा तो उसमें मैंने बताया था, तो इसी को आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। द्वारा स्थापित इंडिया हाउस में इन्होंने महापुरुषों की जयंतियाँ एवं विचार गोष्ठियाँ आयोजित कर भारतीय युवाओं में देशभक्ति की भावना जागृत करने का कार्य किया था। किसने कार्य किया था, ये श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा जो स्थापित था इंडिया हाउस, इससे संबंधित थे। यानी पहले तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ये आयोजित कर रहे थे, वहाँ अपना जो संगठन कर रहे थे, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावनाएं जगा रहे, तो वहीं से सावरकर इनसे जुड़ गए थे। सावरकर ने 1857 ईस्वी में जो ईस्वी की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का कई बार एक कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी और पूछा भी जा चुका है। इन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक एक पुस्तक भी लिखी थी। इस पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने क्या लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। यानी इसका प्रकाशन है वो लंदन में किया गया था लेकिन वहाँ पर इसकी रोक लगाने के कारण ये भारत नहीं आ सकी थी डायरेक्ट रूप में। इस कारण इस पुस्तक को गुप्त रूप से विभिन्न शीर्षक यानी अलग अलग टाइटल से, जैसे पिकविक पेपर्स, स्काउट पेपर्स आदि नाम से इसे क्या किया था, भारत लाया गया, यानी ये भारत पहुंची थी। अब हम देखेंगे नासिक षड्यंत्र कैसी सारी कड़ी से ही जुड़े हुए, क्योंकि विनायक जो दामोदर सावरकर है वो नासिक षड्यंत्र केस से भी प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे। नासिक षड्यंत्र केस, तो नासिक जो महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है, वहाँ के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या नासिक में 21 दिसंबर 1909 को किसने कर दी थी, अनंत लक्ष्मण कन्हारे ने कर दी थी। तो इसी कारण इन लोगों के ऊपर नासिक षड्यंत्र केस चलाया गया था। यहाँ पर क्रांतिकारियों को कुछ ऐसी कड़ी सजाएं दिया करते थे और ये भारतीयों के साथ में बदी टिप्पणियाँ भी किया करते थे। इस कारण इनकी क्या थी, लोगों के बीच में इनकी छवि खराब थी और विशेषकर क्रांतिकारियों के बीच में। तो उन क्रांतिकारियों में क्रांतिकारी थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। उन्होंने जो नासिक के मजिस्ट्रेट हैं उनकी गोली मारकर क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो नासिक षड्यंत्र केस में अनंत लक्ष्मण कन्हारे, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को क्या कर दी गई थी, फांसी। ये जो मुख्य रूप से गुट था उसे कर्वे गुट के नाम से
जाना जाता था। और इसी गुट के इन सदस्यों को इस केस के सिलसिले में क्या दे दी गई, 19 अप्रैल 1911 को फांसी देगी। अब जानने वाली बात यह है कि जो जैक्सन की हत्या के लिए जिस पिस्तौल का प्रयोग किया गया था वो लंदन गुट। अब लंदन गुट कौन था? लंदन गुट के अंदर थे वीर सावरकर। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इसकी स्थापना की, लेकिन श्यामजी कृष्ण वर्मा फिर लंदन छोड़ कर के पेरिस चले गए और उसके बाद वो हमेशा के लिए जिनेवा चले गए। तो उनके द्वारा जब लंदन छोड़ने के बाद में जो इंडिया हाउस है, इंडिया हाउस का संचालन वीर सावरकर के हाथ में आ गया था। और इसी गुट के द्वारा इस जैक्सन की हत्या के लिए या भारत की आज़ादी के लिए देश के अंदर चोरी छिपे हथियारों की सप्लाई की जाती थी। तो यह यानी लंदन गुट यानी सावरकर द्वारा भेजी गई जो ब्राउनिंग पिस्तौल है उसका प्रयोग इसकी हत्या के लिए किया गया था। इस केस के सिलसिले में सावरकर को भी बंदी बना लिया। जब सावरकर को लंदन से बंदी बनाकर भारत लाया जा रहा था तो बहुत ही साहसी व्यक्ति थे और ये जानते थे कि अंग्रेज उनके साथ क्या सलूक करेंगे। इस कारण उन्होंने क्या किया, जब उन्हें भारत लाया जा रहा था तब वे समुद्र में कूद पड़े किंतु पकड़ गए। यानी समुद्र के अंदर वो तैर कर फ्रांस की सीमा के अंदर चले गए। वहाँ फ्रांस की जो जल सेना उन्होंने इसको क्या कर लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। और बाद में अंग्रेजों के मित्र होने के नाते फ्रांस ने फिर सावरकर को अंग्रेजों के हाथों सौंप दिया था। इसके बाद सावरकर को भारत में लाया गया और भारत लाकर के सावरकर पर नासिक षड्यंत्र केस चलाकर दिसंबर 1910 को अंडमान द्वीप की सेलुलर जेल, जिसे काले पानी की सज़ा कहा जाता है, इसी जेल जो काले पानी के नाम से प्रसिद्ध थी, ये जो काले पानी की सज़ा थी वो ये अंडमान द्वीप की इसी सेलुलर जेल में उसको भेजा जाता था। उन्हें आजीवन निर्वासन का भी दंड दिया। निर्वासन यानी देश निकाला, वो कभी भारत के अंदर नहीं घुस सकते थे। सावरकर को सेलुलर जेल में घोर यातनाएं भी दी गई, यानी बहुत ज़्यादा वहाँ उनके साथ में कष्ट दिया गया, उन्हें परेशान किया गया था। हालांकि वो इससे अडिग नहीं हुए थे, काफ़ी कुछ उसने इन कष्टों का सामना किया था। तो इन सभी कष्टों से परेशान होकर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष दया याचिकाएं भेजी थी। कुछ नया शामिल किया गया है, जो पिछली सरकार थी उस समय ये शामिल नहीं किया गया था, तो इस बार थोड़ा इसमें ये नया शामिल कर दिया। समक्ष पहली दया याचिका थी वो 30 अगस्त 1910 को और दूसरी 14 नवंबर 1911 को भेजी, जिसमें सावरकर ने संवि को क्या कहा था, पुर्तगाल का पुत्र। क्योंकि इस समय अंग्रेजों और पुर्तगालियों के संबंध अच्छे थे, उनके बीच में कोई टकराव नहीं था। इनका हो सकता है क्योंकि जो मुंबई था वो भी पुर्तगालियों ने ही दहेज के रूप में अंग्रेजों को दिया था। लिखा कि वह सरकार के कहे अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है। और तीसरी दया याचिका 1917 में और चौथी दया याचिका 1 फरवरी 1918 को दी थी। हो सकता है बाद के समय में उनके विचारों में किस कारण परिवर्तन आया था, तो इसी परिवर्तन का ये नतीजा जो उनकी दया याचिकाएं हो सकती है। लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी और सरदार पटेल ने भी सावरकर को बिना शर्त अंग्रेज़ों से छोड़ने की मांग की थी। हालांकि अंग्रेज़ों ने इस बात को नहीं सुना था। 1921 में सावरकर की याचिका ब्रिटिश सरकार ने क्या कर ली थी, स्वीकार कर ली थी। और स्वीकार करके उन्हें सेलुलर जेल से छोड़ दिया और जिला रत्नागिरी जो महाराष्ट्र के अंदर है वहाँ की जेल के अंदर रखा गया था। और वहाँ से भी 2 मई 1921 ईस्वी को, कब हुआ था ये, 2 मई 1921 ईस्वी को उन्हें रत्नागिरी जेल से 5 वर्ष तक राजनीति में भाग न लेने की शर्त पर छोड़ दिया गया था। और सावरकर ने भी जेल से छूटने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा के सदस्य के रूप में इन्होंने कार्य किया। यानी वो जो राजनीति थी, सक्रिय राजनीति, उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया था और हिंदू महासभा के सदस्य बनकर कार्य करने, बाद में इनके अध्यक्ष भी बने। यानी जो हिंदुओं की मुहिम है उस मुहिम को चलाते रहे। सावरकर ने भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय इन्होंने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने की घोषणा की थी। अब देखो ये सारी की सारी बातें काफ़ी समय पहले आपने भी और अब भी आपने सुना था। जो सिलेबस को लेकर जो टकराव या विचारधारा को लेकर टकराव चल रहा था, ये पार्ट्स उसी विचारधारा को दृष्टिगत करता है कि वो क्या चाहते थे, हिंदू राष्ट्र। जबकि उससे पहले ये क्या करते थे, सबका सहयोग लेते थे और सबको साथ में लेकर के भारत
यानी वो एक भारत को हिंदू राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मुहिम चलाते रहे। ये सारा जो भी मैटर रहा हो इसके बाद में, लेकिन उनके जो योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। इसके बाद में दूसरा जब विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था तो दूसरे विश्व युद्ध के समय इन्होंने ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने की घोषणा की थी। जो 1939 के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया उस समय इन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था, क्योंकि हो सकता है उस समय का जो राजनीतिक परिदृश्य काफ़ी बदल चुका था और 1907 में जो मुस्लिम लीग का भी गठन हो चुका था और इस समय तक जिन्ना भी काफ़ी कुछ जो सांप्रदायिकता तत्व फैला रहे थे, इन कारण इनका हो सकता है झुकाव इस ओर हुआ। तो इस कारण इन्होंने हिंदुओं की राजनीति और हिंदुओं का सैन्यकरण हो का नारा बुलंद किया था, क्योंकि दूसरी ओर सर सैयद अहमद खां भी मुसलमानों के हित के लिए और अंग्रेज़ों से अधिक मुसलमानों के लिए सहायता प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। यानी ऐसा कह सकते हैं कि उस समय राजनीति के अंदर जो सांप्रदायिकरण का तत्व है वो बढ़ रहा था। इसी का ये नतीजा है कि जो 37 पर इस तरीके की राजनीति देखने को उस समय मिली थी। हिंदुओं को सैन्य प्रशिक्षण देकर के युद्ध में हिंदुओं को सक्रिय रहने को कहा, ताकि बाद के समय में जब जरूरत पड़े तब क्या हो, हिंदुओं को सैनिक दृष्टि से सक्षम हो सके। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था, जिसमें अंग्रेजों को बाहर से खदेड़ने के लिए गांधी जी ने चलाया था। यानी गांधी जी ने इसके अंदर नारा दिया था, करो या मरो का। हालांकि इस आंदोलन का भी इन्होंने विरोध किया था। इस बातों से ये सिद्ध करने का प्रयास किया जा रहा है कि जो वीर सावरकर के हैं वो भारत के नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के समर्थक थे। लेकिन ऐसा नहीं, जो पूर्व वाले पार्ट में हमने पढ़ा और बाद में अब वो समर्थक बने, तो उसके लिए भी उस समय की कुछ परिस्थितियां जिम्मेदार हो सकती हैं। 1946 में पाकिस्तान के निर्माण का भी इन्होंने विरोध किया था और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या किसने कर दी थी? नाथूराम गोडसे ने। हत्या के बाद में उन पर भी हत्या का षड्यंत्र रचने और जो नाथूराम गोडसे उनको सहयोग देने का आरोप लगाकर के मुकदमा चलाया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में बाद में वो इस मुकदमे में बरी हो गए थे। तो इस तरीके की बातें यहाँ पर हुई थी और आखिर जाकर के फिर सावरकर इन सारे आरोपों से क्या हो गए थे? मुक्त हो गए थे। भारत में बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब आदि में क्रांतिकारी गतिविधियां चलती रही और दिल्ली षड्यंत्र केस के बाद लाला हरदयाल और रास बिहारी बोस जैसे क्रांतिकारी देश के बाहर सक्रिय हो गए थे। जो कक्षा 10 का मैंने पार्ट अपलोड किया था उसमें अलग अलग, जैसे बंगाल में कौन से क्रांतिकारी थे, महाराष्ट्र में, दिल्ली, पंजाब और भारत के बाहर किन किन ने क्रांतिकारी संघर्ष चलाया था। हालांकि इससे आगे अभी हम पढ़ेंगे, जैसे गद्दर आंदोलन के बारे में देखेंगे। तो ये सारे के सारे सिंगापुर जो विद्रोह हुआ था, कामागाटू प्रकरण था, ये सारी घटनाएं जो देश से बाहर हुई थी उनके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। इससे हम पहले देखेंगे दिल्ली षड्यंत्र केस जो 1912 ईस्वी के अंदर घटित हुआ था, इसके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो 23 दिसंबर 1912 को दिल्ली के चांदनी चौक में वायसराय हार्डिंग, जो लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। हार्डिंग बच निकले और इस बम कांड के प्रमुख नेता रास बिहारी बोस भागने में सफल हो गए। यानी वो भागकर कहाँ चले गए? वो जापान चले गए। दिल्ली षड्यंत्र केस चलाकर हार्डिंग बम कांड में अमीर चंद्र, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार को क्या दी गई थी? फांसी की सजा दी गई थी, जबकि लाला हरदयाल वो लंदन चले गए। अब ये दिल्ली षड्यंत्र केस हुआ क्यों, इसके बारे में थोड़ा आप डिटेल से थोड़ा बता देता हूँ कि जो भारत की राजधानी है वो 1911 के अंदर बदल करके कलकत्ता से दिल्ली कर दी गई। जब भारत की राजधानी परिवर्तित करने के कारण दिल्ली के अंदर एक जुलूस निकाला जा रहा था, जिसमें हाथी के ऊपर वायसराय लॉर्ड हार्डिंग सवार थे। तो इसी समय रास बिहारी बोस जो क्या करते थे, अंग्रेज़ों के वफादार दिखने का कार्य करते थे, लेकिन अंदर ही अंदर इन्हें देश के प्रति कुछ करने की आग जल रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने मिलकर के क्या कर दिया, लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया। हालांकि इसमें लॉर्ड हार्डिंग तो बच गया, वो केवल घायल ही हुआ, लेकिन उसका महावत और 2 अन्य सहायक वो इस कांड के अंदर मारे गए थे। तो इसी कांड के अंदर जो आरोपी बनाया गया था इन सब में, जिसमें अमीर चंद, अवध बिहारी, बाल मुकुंद और बसंत कुमार, इनको तो फांसी की सजा दी गई थी। लाला हरदयाल लंदन चले गए थे, जबकि रास बिहारी बोस एक बार फिर से यहाँ से भाग करके कहाँ जापान चले गए थे और भारत से बाहर रह करके उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों को
संचालित किया था।